हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज 27 नवंबर है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है इनसाइट रोवर को लेकर। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 मंथ्स पहले इस रोवर को भेजा गया था, इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था नासा ने। ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इनसाइट रोवर मार्स के लिए मिशन था जो कि अभी पहुंच चुका है मार्स पर। इस वजह से न्यूज़ में है। काफ़ी सक्सेसफुल मिशन रहा ये नासा का। एंड इसका एम है जो वहाँ पर क्वैक्स या फिर ट्रेमर्स होते हैं रेड प्लैनेट यानी कि मार्स पर, उसके बारे में पता लगाना। तो साथ ही साथ जो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, दैट इज इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडसे एंड द हीट ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इससे ये पता चलता है कि जो इंटीरियर है मार्स की वो किस तरीके की है, और साथ ही साथ जो वहाँ का जियोलॉजिकल इवोल्यूशन रहा वो कैसा था, किस तरीके से वहाँ पर इवॉल्व हुआ है वो मार्स। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि मार्स और अर्थ बहुत रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, और आपको मालूम होना चाहिए कि मार्स पर लाइफ को ढूंढा जा रहा है। तो इन सभी के लिए ये सारा मिशन लॉन्च किया जाता है। तो उसी का इनसाइट मिशन है, ज़रूर याद रखिएगा। इसमें इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक्सप्लोरर दैट विल एड्रेस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इश्यूज। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मार्स, वहाँ पर अगर हम कुछ इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे कि किस तरीके से प्लैनेट का एवोल्यूशन हुआ है, वहाँ पर कभी लाइफ थी या नहीं, या आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों का इससे पता चलेगा। तो इनसाइट मिशन ज़रूर याद रखेंगे। नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम मिशन का ये पार्ट है जो इनसाइट मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरियन रेसलिंग को लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है जॉइंट बिड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ कोरिया फॉर कोरियन रेसलिंग। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी तक दोनों ही अलग अलग प्रपोज कर रहे थे अपने इस गेम को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए। तो अभी यूनेस्को ने इसको जॉइंटली रिकॉग्नाइज किया है कि यस, इस गेम को लाया जाना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और ये जो गेम है, जो कोरियन रेसलिंग गेम है, वो रिजेंबल करता है बहुत हद तक जापानीज सुमो से, बट ये पूरी तरीके से वो नहीं है। ये डिफरेंट है। इसमें दो रेसलर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, और ये अलग तरीके का गेम है, बट ये रिजेंबल करता है जापानीज सुमो से। तो देखिए, अगर ये गेम इसमें आता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, तो इम्पॉर्टेंट है पहले तो ये जानना कि यूनेस्को ने रिसेंटली कौन से गेम को इसमें शामिल किया है। वो होगा कोरियन रेसलिंग। या होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, किसे बोलते हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस ऑन अर्थ हैविंग अ स्पेशल कल्चरल फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई ऐसा प्लेस जिसका कि कल्चरल या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, इसके अलावा उसकी कुछ आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो, यानी वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए एग्जिस्ट करता हो। उसके ना होने पे बहुत नुकसान हो सकता है, या उसके होने पर कुछ बहुत आश्चर्य वाली बात हो, कुछ ऐसा तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या साइट्स में शामिल किया जाता है। इट मे बी अ बिल्डिंग। तो देखिए, ये कुछ बिल्डिंग हो सकती हैं, कुछ धरोहर हो सकती हैं जो बहुत पहले बनाई गई हों, उस पर कुछ यूनिक आर्किटेक्चर हो, डिज़ाइंस हो जिसका कि बहुत रेलेवेंस हो। इसके अलावा सिटी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड या लेक, मॉन्यूमेंट, माउंटेन, कोई किसी भी चीज़ को शामिल किया जा सकता है इस साइट में। एंड दे हैव बीन inscribed on the World Heritage List to be protected for future generation to appreciate and enjoy। तो इस लिस्ट में लाने का मतलब ही है, देखिए कई चीज़ें टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हैं। अगर आपके यहाँ पर कुछ ऐसे साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो लोग आप बहुत दूर दूर से आते हैं आप उस साइट्स को देखने के लिए कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ये हमारे सबसे पहले तो जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसको भी प्रिजर्व करता है और इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे और सिग्निफिकेंस हो सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के होने पर। इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है, तो अभी हमने डिस्कस किया यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस हेरिटेज साइट की लिस्ट को रिकॉग्नाइज करती है। और ये है पेरिस में बेस्ड। ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस में है, वहीं पर बेस्ड है यूनेस्को, जो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पता लगाती है। इसके लिए प्रॉपर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भी बनाया जाता है। उस कमेटी को बनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधार पर। ठीक है, एक कन्वेंशन हुआ था सो दैट इन जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन हुआ था। तो वहीं पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को बनाया गया था, और वो कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ 21 स्टेट पार्टीज। तो ये जो कमेटी होती है ये फंडिंग वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है,
इसमें टोटल 21 स्टेट पार्टीज होते हैं विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज फॉर 4-year टर्म। तो 4 साल के लिए चुने जाते हैं स्टेट पार्टीज, 21 स्टेट पार्टीज में होते हैं। और रिसेंटली करंटली इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो याद रखिएगा इंडिया अभी मेंबर है इन दिनों वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अगला है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सी बॉडी है जो रिकॉग्नाइज करती है या वो नेम प्रपोज करेगी कि यहाँ पर कौन से साइट्स को लाया जाना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज में? वो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जरूर नाम याद रखेगा। ASI इज द नोडल एजेंसी जो कि फॉरवर्ड करती है रिक्वेस्ट को किसी भी साइट को अगर इस लिस्ट में शामिल कराना हो तो। इसके बाद उस चीज़ों को प्रॉपर कैटेगराइज्ड बेस्ड किया जाता है, उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके बेसिस पर इन लिस्ट को चुना जाएगा, और ये सारा काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होता है। ठीक है, इंडिया में अभी 35 साइट्स हैं टोटल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 35 साइट्स हैं जो कि इस हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। उसमें 27 जो है वो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, कल्चरल को शो करते हैं। इसके अलावा 7 हैं जो कि नेचुरल साइट्स में आते हैं, और 1 है जो मिक्स साइट में आते हैं। ठीक है, तो मिक्स साइट में आने वाले कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ज़रूर नाम याद रखिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये शायद नेचुरल साइट होगा या कल्चरल प्रॉपर्टीज होगी, बट कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स साइट में आता है। ठीक है, अभी 2016 में 3 साइट्स को चुना गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कैपिटल कॉम्प्लेक्स और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि मिक्स साइट का पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। अगला न्यूज़ है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व और सहस्त्र सीमा बल, इन दोनों ने अभी जॉइंट कोऑपरेशन किया है कि वो जो वाइल्ड लाइफ है दुधवा फॉरेस्ट में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही सहस्त्र सीमा बल के साथ इनका जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ है। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अभी हम देखेंगे कौन कौन से टाइगर रिजर्व इंडिया में है। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ज़रूर नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आपसे ऐसे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क्स वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, तो अभी ये न्यूज़ में, इसलिए याद रखिएगा। इसके अलावा इट कंप्राइजेज किशनपुर वाइल्ड लाइफ सरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मौजूद हैं इस टाइगर रिजर्व के पास, एंड इट शेयर्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री विद नेपाल। तो ये उसका एक जोग्राफिकल फीचर है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो ज़रूर याद रखिएगा कि नेपाल के नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को भी टच करता है, शेयर करता है। इसके अलावा एक रिवर है यहाँ पर, वो है मोहना रिवर। तो मोहना रिवर के पास है ये दुधवा टाइगर रिजर्व, ज़रूर याद रखेंगे। एरिया कैसा है, जो वहाँ का वेजिटेशन है वो वहाँ पर तराई एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स हैं। ठीक है, क्योंकि नेपाल और वो यूपी वाला रीजन है तो तराई फ्लड प्लेन में आता है। इसके अलावा जो फाउनल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सांबर डियर मिलते हैं यहाँ पर, स्वैम डियर मिलते हैं, बाकिंग डियर। तो डियर की कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा रैटल, जकॉल, सेवट्स, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं इस टाइगर रिजर्व के अंदर। आप देखिए इंडिया में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये कॉर्बेट है उत्तराखंड में, इसके अलावा दुधवा जो कि यूपी में है, वाल्मीकि ये बिहार का के रीजन में आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा बुक्सा, मानस और डम्फा, ये सारे ही टाइगर रिजर्व्स हैं। नाम आपको याद रखना होता है सभी का सीक्वेंस में। कई बार नॉर्थ साउथ में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो लोग न्यूज़ में होते हैं टाइगर रिजर्व्स वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो नाम सारे का आपको याद रखना है स्टेट वाइज। नेक्स्ट न्यूज़ है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि ये होता क्या है, या स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, अर्थ से स्लो डाउन करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस प्रॉब्लम को, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को कम करेगी, और ये काफ़ी लो बजट पर तैयार किया गया है, इस वजह से न्यूज़ में है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर एरोसोल क्या होता है ये याद रखना ज़रूरी है। इसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर रिच पार्टिकल्स होते हैं जिसको स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ड्रॉप किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ताकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को थोड़ा डिफरेंट बनाए और जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो, यानी जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यहाँ पर रुके ना, इसके लिए ये सल्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वैसे नेचुरली भी पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। इसको स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे जब हम इस
प्रोसेस को और फास्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ इंटरफेयरिंग। जब साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल लेयर भी पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ये आप याद रखिएगा। एंड दीज पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो इस लेयर में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि अगर ऐसा हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है। तो बहुत तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है और इससे पूरा सर्कुलेशन बिगड़ सकता है। सल्फर की मात्रा बढ़ सकती है उस रीजन में, जिसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली अर्थ पर होगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या होता है। अगला न्यूज़ है अभी लॉर्ड बुद्धा की टॉल स्टैट्यू को 7 फीट टॉल स्टैट्यू को भी इनॉग्रेट किया है नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई है, कौन से लेक में है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो 70 फीट टॉल मूर्ति बनाई गई है लॉर्ड बुद्धा की राजगीर में। याद रखिएगा ये सेकेंड टॉलेस्ट स्टैट्यू है पूरे कंट्री में। फर्स्ट नंबर पे सारनाथ में जो स्टैट्यू है वो आता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पर है लॉर्ड बुद्धा की स्टैट्यू, याद रखेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो एंड इसको बनाया गया है घोरा कटोरा लेक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्टैट्यू बनी हुई है ये एक लेक में है। इस लेक का नाम घोरा कटोरा लेक है और ये चारों तरफ से हील से घिरी हुई है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एंसेंट जब क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है। तो ये पिंक सैंडस्टोन से बनाई गई है घोरा कटोरा लेक में, याद रखना है। तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका। इको टूरिज्म है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी व्हीकल में, अलाउड नहीं होगा ये। देयर एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विल बी अलाउड। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप इस जगह को घूमने के लिए जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला न्यूज़ है ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज इनिशिएटिव। तो 2025 का टारगेट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने उत्तर प्रदेश के 2 रीजन को इसमें सेट किया है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस इनिशिएटिव में शामिल किया गया है इन 2 रीजन्स को एंड इसमें टोटल 25 सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लिए जाएंगे, जिसमें कि आप समझ सकते हैं ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी नाम होगा। और इसका एम क्या है, इसका मेन एम है टू इरेडिकेट पॉवर्टी और प्रोटेक्ट द प्लैनेट, इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी वगैरह को ख़त्म करना, कर्व करना, इन सभी चीज़ों के लिए इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। इसमें यूपी के 2 सिटी को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। सो आज का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था और इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। जैसा कि आपको लगातार बताया जा रहा है, एक नया ग्रुप शुरू होने वाला है पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस एज वेल एज ऑफलाइन पर्सनल गाइडेंस। तो जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं वो इन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं रिगार्डिंग द फीस एंड स्ट्रक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट। कीप स्टडिंग।